प्यारे बच्चों, क्लास 9th जेसीईआरटी द्वारा हिंदी बी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था। उसमें से आज हम लोग सेट 3 के मॉडल प्रश्न पत्र का हल को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सेट 1 और 2 का ऑलरेडी मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप लोग देख सकते हैं या फिर अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस के प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी बी के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। निर्देश पढ़ लीजिएगा, ये लास्ट सेट है। अपठित बोध में नीचे दिए काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका क्वेश्चन में सीधे हम लोग आते हैं। कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है? तो कवि ने अंबर के आनंद को इसलिए देखने को कहा है कि वह बेहद प्यारे तारे को टूटते हुए देखकर भी निर्विकार रहता है। अतः मनुष्य को अपने दुखों को याद करके शोक मनाना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को निर्विकार चित्त का ही अधिकार होना चाहिए। दूसरा है, सितारे के डूबने पर कवि क्या प्रेरणा देता है? तो मनुष्य को भी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि जो छूट गया है उसे जाने दो। दुख का मूल कारण ही मोह है। जो बात खत्म हो गई है उस पर निरंतर शोक करना व्यर्थ है, तभी मनुष्य जीवन सार्थक होगा। फिर है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखे। तो हो जाएगा जो बीत गई सो बात गई। इसी का अथवा में है बच्चों, इस कहानी को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। दोनों में से किसी एक को बनाना है। इसका क्वेश्चन है, मुल्ला नसरुद्दीन किस बात के लिए जाने जाते थे? तो हाजिर जवाबी और दूसरों को हंसाने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन जाने जाते थे। छोटे बच्चों के स्वभाव में कौन सी विशेष बात होती है? तो उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। ये सब कहानी में ही उत्तर छुपा हुआ है बच्चों, उसी से देखकर बनाना है। बचपन, किशोरावस्था और जवानी में क्या अंतर आने लगता है? तो उसकी हंसी कम होती जाती है। फिर व्याकरण से है आपका बच्चों खंड ख, रसोई घर का समास विग्रह करे और भेद का नाम लिखे। तो रसोई का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर और समास भेद है तत्पुरुष समास। माता पिता का समास विग्रह करे और भेद का नाम लिखे। तो इसका समास विग्रह है माता और पिता और समास भेद है द्वंद्व समास। दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखे। मैं सोमवार के दिन अपने गांव जाऊंगा। इस सही में ही है, मैं सोमवार को अपने गांव जाऊंगा। फिर है, हिमालय बहुत उच्च पर्वत है। तो यहाँ हो जाएगा हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। खंड ग है बच्चों पाठ्यपुस्तक से छठा, खुशबू रचते हैं हाथ कविता को लिखने का क्या उद्देश्य है? तो इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य समाज के उपेक्षित मजदूर वर्ग की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। कवि का उद्देश्य यह है कि जो समाज हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करती है, वो जो स्वयं इस प्रकार का उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों है? इस कविता के द्वारा कवि श्रमिकों की इसी दयनीय दशा को सुधारना चाहता है। वह चाहता है कि इनके रहने की दशा को स्वास्थ्यप्रद बनाया जाए, इनके गली मोहल्ले की उचित साफ सफाई का प्रबंध किया जाए, साथ ही इन्हें इनके काम के लिए इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिससे वे ठीक प्रकार रह सके। दूसरा 7वां नंबर क्वेश्चन है, आदमी नामक कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आदमी नामक कविता में मनुष्य की जिन मानवीय और अनुकरणीय प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है उनमें मुख्य है। तो क है, आदमी धार्मिक स्थानों का निर्माण करवाता है। फिर आदमी दूसरों को धार्मिक ज्ञान देता है और आदमी दूसरों से प्रेम करता है। और लास्ट है, आदमी दूसरों की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ा जाता है। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, गीत अगीत कविता के प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो कविता के प्रथम छंद में नदी के बहने से जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका कवि ने मनोहारी वर्णन किया है। नदी विरह के गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। जहाँ काम आवे सुई
कहा करे तरवाई। तो हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है वही काम एक तलवार नहीं कर सकती। अतः हर वस्तु का अपना अलग महत्व है। ठीक इसी प्रकार हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सभी से अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। 9वां है रामन की खोज। रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के प्रोटॉन जब तरल ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों स्थितियों में रंग बदलाव आता है। इसी को रामन प्रभाव कहा गया है। अथवा में है लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। 10वां है लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना दौड़ती। फिर अगला, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो लेखक ने हामिद को कहा कि वह बढ़िया खाना खाने मुसलमानी होटल जाते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हिंदू मुसलमान दंगे भी न के बराबर होते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम संबंधों में अंतर था, उनमें बहुत दूरियां थे। इसलिए हामिद को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता था। खंड घ है आपका रचना से। आप विद्यालय की ओर से पर्वतारोहण के लिए जाना चाहते, अतः छात्रावास में रहते हुए अनुमति हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो यहाँ है बच्चों सुरभि बत्रा 847 सेक्टर 14 भोपाल, मतलब स्थान का नाम लिखना है। दिनांक देना है 13 जून 2022। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। उसके नीचे से लिखना, आशा है आप सानंद होंगे, मैं भी यहाँ अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। पिताजी, आपने मेरी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मुझे पर्वतीय यात्रा पर जाने से मना किया है, परंतु मेरा मन यात्रा में ही है। मेरी सारी सहेलियां यात्रा पर जा रही, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनके बिना यहाँ अकेली या उदास महसूस करूँगी। शायद उन दिनों घर आने की सोचूं। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, सभी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। अगला सत्र छुट्टियों के बाद शुरू होगा, अतः मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कारण अपनी पढ़ाई पर आँच नहीं आने दूंगी। आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में आपकी बिटिया सुरभि। इसी का अथवा में है बड़े भाई अपने बड़े भाई के विवाह के आमंत्रण के लिए मित्र को पत्र लिखे। तो बसंत कुंज 40 बाजार मार्केट कानपुर। एड्रेस देना है, दिनांक देना है, प्रिय मित्र संजीव, सादर नमस्कार। तुम्हें यह जानकर हो जाएगा बच्चों, यहाँ जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई राजीव का शुभ विवाह 27/3/2021 को होना निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा प्रातः 4 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की इस शुभ बेला पर तुम सब परिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व आ जाना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकें। विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है। तुम्हारा मित्र रमेश शर्मा। उसके बाद है बच्चों दिए गए संकेत बिंदु का आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ बच्चों आदर्श विद्यार्थी है, तो आदर्श विद्यार्थी, दूसरा है आपका बेरोजगारी समस्या और समाधान, और तीसरा है मोबाइल फ़ोन। तो हम लोग आदर्श विद्यार्थी पर निबंध देखेंगे। बाकी बच्चों आप लोग कॉपी में वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आदर्श विद्यार्थी, तो पहले संकेत बिंदु है भूमिका बताना है। तो भूमिका में है आदर्श अथवा हर प्रकार से अच्छा, सभी प्रकार के मानवीय गुणों वाला व्यक्ति। इस प्रकार का आदमी बन पाना सरल नहीं होता। आदर्श आदमी बनने के लिए शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है। हम इस तरह का संबंध क्योंकि आदमी की शिक्षा दिशा से भी है, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आज जो आदर्श विद्यार्थी है
वही कल का आदर्श आदमी या नागरिक भी बन सकता है। आदर्श विद्यार्थी कैसा और कौन होता है अथवा हो सकता है, इस प्रश्न पर कई तरह के विचार किया जाता है और किया जा रहा है। विद्यार्थी क्योंकि पढ़ने लिखने वाले औसतन कम आयु वाले व्यक्ति को कहा जाता है, अतः पहले हम इस दृष्टि से देखें और विचार करें कि आदर्श विद्यार्थी कौन और कैसा हुआ करता है। फिर है विद्याधन की ललक। तो एक आदर्श छात्र नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहता है, वह कक्षा में सवाल पूछने में संकोच नहीं करता है। एक आदर्श छात्र भी पुस्तकों को पढ़ने और इंटरनेट पर सर्फ करने के अपने तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। अच्छा और आदर्श विद्यार्थी वही होता है जो राजनीति करके अपनी रोटी रोजी चलाने वाली बनावटी राजनेताओं के चक्कर में नहीं फंसा करता, राजनीति के नाम पर होने वाली चोचलेबाजी और तोड़ फोड़ से दूर रहता है। इस प्रकार की कार्यविधि को अपने तथा साथियों की शिक्षा में बाधक नहीं बनने देता है, ना स्वयं भटका करता है, ना दूसरों को भटकाया करता है। स्वरूप जीवन। तो आदर्श विद्यार्थी सादगी का महत्व समझता है, स्वयं को सीधा साधा और सरल जीवन व्यतीत करता ही है, दूसरों को भी प्रेरणा दिया करता है। वह समय का भी बहुत बड़ा पाबंद होता है, एक एक पल में से ही अपना जीवन बनता है। ऐसा जानते हुए वह हमेशा समय का सदुपयोग किया करता है। कहा जाता है कि घड़ी की सुइयां उसका आदर्श बन जाया करती है। कुल मिलाकर अच्छा या आदर्श विद्यार्थी वही हो सकता है जो हर मूल्य पर मानवीय, यहाँ पानवीय लिखा गया बच्चों, मानवीय अच्छाइयों को मान देता है और उनका उचित निर्वाह करता है। फिर है सदाचारी, विवेकशील एवं विनम्र। तो विद्यार्थी इसलिए कहा जाता है कि वह अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण करने की इच्छा रखता है। सो कहा जा सकता है कि बाकी सब प्रकार की बेकार की बातों को भुलाकर जो विद्यार्थी अपना तन मन विद्या का अध्ययन करने के लिए अर्पित कर दिया करता है, वही आदर्श हुआ करता है। आदर्श विद्यार्थी विद्याओं का अध्ययन तो मन लगा कर किया ही करता है, अपने गुरुजनों, सगी साथियों, सहपाठियों के प्रति भी सादर और सम्मान का भाव रखता है। वह हर प्रकार के नियमों विद्याओं को कर्तव्य मानकर पालन करने वाला भी हुआ करता है। उसके लिए जीवन का एक एक पल कीमती होता है, वह उसका सदुपयोग करके हर कदम पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी के लिए आदर्श बनने के लिए विद्याधन के साथ साथ और भी बहुत सारी बातों का है, ऐसी बातों का कि जिनका संबंध उसकी शिक्षा और वायु के साथ रहता है, ध्यान रखना भी आवश्यक हुआ करता है। उपसंहार। आज का हमारा जीवन एवं समाज जिस तरह की कठोर विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, चारों तरफ जिस प्रकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार का राज पनप रहा है, उन सब के चलते आदर्श बन पाना, आदर्शों का निर्वाह कर पाना सरल कार्य नहीं है। फिर भी सत्य यही है कि आदर्श बनकर आदर्शों की रक्षा करके ही जीवन, समाज और राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब इसी में आप बेरोजगारी पर भी लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ भूमिका है संकेत में, तो भूमिका लिख लीजिएगा देख के, अगर आपको बेरोजगारी समस्या और समाधान पर लिखना है तो। फिर है कारण। कारण को आप लोग देख सकते हैं, कारण के बाद है इसका समस्या, समस्या के बाद है इसका दुष्परिणाम और दुष्परिणाम के बाद है इसका समाधान। और इसी का अथवा में है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन पर भी आप लिख सकते हैं, मतलब तीनों में किसी एक पर ही लिखना है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना, फिर मोबाइल फ़ोन का स्वरूप, मतलब मोबाइल कैसे आया उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको विविध लाभ और हानियाँ लिखना है, कि इसके लाभ के बारे में पहले चर्चा किया गया है बच्चों। उसके बाद इसकी हानि के बारे में बताया गया है, और फिर उपयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। और इस सबसे लास्ट में आपको उपसंहार के बारे में बताया गया है। तो बच्चों मैंने तीनों सेट हिंदी बी का बता दिया है, आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। 15 तारीख को आपका हिंदी बी का फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।